हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज झा और वेलकम टू संरक्षण मेंस प्रोग्राम फॉर द बीपीएससी। ओके, सो आज ना मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि कुछ जो वैल्यू एडिशन है जो मैंने अपने मेंस प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कुछ चीज़ों को अनऑर्गेनाइज्ड ही पढ़ो ना तो वो सही रहता है। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है तो कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ उधर है, कोई चीज़ उधर है, तो उस तरह से याद करने में, रिटेंशन में बहुत अच्छा होता है। कुछ चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि आपको सीरियली कोई चीज़ नंबर वाइज याद करनी है ना, तो वो इजी होता है। जैसे बच्चे में क्या होता था ना कि हमें 10 डिक्टेशन दिया जाता था, हाँ ठीक है ये सुनाइए। तो अगर मास्टर सीरियल से पूछता था ना कि हाँ पहले में ये, पहले ये, फिर बात, फिर बात, फिर बात, फिर बात, तो हम बता देते थे। लेकिन अगर मास्टर बीच से कहीं से पूछ दे तो हम लोग अटक जाते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम लोग अभी जितने भी डाटा, फैक्ट्स, लाइंस वाइंस ये सब पढ़ेंगे ना, ये मेरे सब एकदम जम्बल्ड इधर उधर है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह पढ़ो ताकि वो इंटरलिंकेजेस कहीं का दिमाग कहीं पे जा सके और उसका यूज हो पाए, है ना। मैं ये कुछ नहीं कहूँगा कि हाँ ये GS1 में है, ये GS2 में है एंड ऑल, वो सब मैं दे चुका हूँ जो देना था। अब मैं थोड़ा सा आपको ना कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत क्रीम है, जो मैंने अपने 3-4 महीने का जो लास्ट अभी जो था इसमें मेहनत करके बनाए थे, वो मैं आपको देने वाला हूँ। और प्लीज़ उसको ना 5-10 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज ले लो ये, ठीक है, प्राणायाम जैसे करते हो ना, 10 मिनट डेली आपको इसके देना है। और बिलीव मी, अगले 15-20 दिन में सारे के सारी चीज़ आपको एकदम जहन में आ जाएंगे और वो चीज़ आप यूज़ कर पाओगे। सॉरी जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे मूंग दाल, रुको एक सेकेंड। सॉरी रुको, ये मूंग दाल को पहले मिटाने दो यार, ये होली के दिन का आई थिंक। थोड़ा जूम कर लूँ। सो ये पहला क्लास है, ठीक है, तो मैं बहुत सारे फैक्ट्स सिर्फ बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फैक्ट है आपका MSME को लेकर, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर के। तो ये हमारा 30% GDP को कंट्रीब्यूट करता है, याद रखो इसको, और 17 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना। टोटल इंडिया में लगभग आई थिंक कितना होगा यार, आई थिंक 3.6 करोड़ के आसपास, हाँ हैं, ठीक है, इतने हैं। उसके बाद दूसरा, पार्लियामेंट में 14% MPs और 9%, ये तो पार्लियामेंट में नहीं होगा, ये MLA है, ठीक है, ये वुमेन है, लगभग है ना। तीसरा, ये सब को याद रखनी है, वुमेन की अगर लिटरेसी देखोगे आप, है ना, तो ये 65.5% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब मेल का देखोगे तो 82। जैसे बहुत जगह आप लिखते हो ना कि ये बहुत गैप है ना लिटरेसी लेवल में, तो वहाँ पे एग्जांपल में आप दिखाओगे ना इसको एज़ पर द 2011 सेंसस, ठीक है। अब कुछ रैंकिंग भी है, जैसे इसी जगह में कुछ रैंकिंग, इसके रिलेटेड रैंकिंग, जेंडर गैप में हमारा पोजीशन 129 है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, बाकी का डिटेल, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये हमारा 103 है आउट ऑफ 1 लाख, ये UN की रिपोर्ट बोलती है, इसको याद रखना, ठीक है।
हाँ जी। फिर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 35 है आउट ऑफ 1000। ये कौन बोलती है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां संस्करण। अच्छा, 32% अंडरवेट है, 35% स्टंटेड है ना। अच्छा, हम 2% जो है ना GDP का, वो हेल्थ पे हम देते हैं, ठीक है, खर्चा करते हैं। समझ रहे हो आप? अच्छा, डॉक्टर का अगर हम रेशियो आपको बोले कि डॉक्टर का रेशियो कितना है, तो वो एक डॉक्टर हमारे यहाँ 834 लोगों पे है। एक डॉक्टर 834 लोगों पे है ना। अच्छा, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस देखे थोड़ा सा। डोमेस्टिक वायलेंस एस जो NCRB की रिपोर्ट बोलती है, भाई हर एक वोमेन, 3 वोमेन में 1 वोमेन इनका शिकार होती हैं, ठीक है। फिर 57% जो वोमेन है ना, वो एनेमिक है। एनेमिक मतलब उनके एनीमिया है उनको, ठीक है। ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां संस्करण बोलता है, ठीक है। ये सब डाटा आपको 5 मिनट 10 मिनट रोज़ देखनी है, आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक्ट्स हैं वोमेन को लेकर के, बाकी तो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है वो तो आपको पता है। कुछ और बता देता हूँ मैं, जैसे इक्वल रेमुनरेशन, ये सब कोड करनी है आपने आंसर में। एक्ट 1976, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और बाकी तो आपको पता ही हाल फिलहाल में जो आए, ठीक है। अच्छा, इन फिस्कल डेफिसिट हमारा 15.6% के आसपास, ये हमने शायद आपको डाटा दिया भी था। इन्फ्लेशन हमारा 3.6%, ठीक है ना। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग 17 US बिलियन डॉलर है, USD, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट है ना। हमारा ग्रोथ रेट लगभग 7.8% के आसपास है, ठीक है ना। चलो चल दूसरा, ये देखो, अब ये जितना मैंने आपको डाटा दिया ना, ये आपके ना मुंह में होनी चाहिए, मुंह में, पेट में नहीं, मुंह में होनी चाहिए ये सारे डाटा, ठीक है। और जब ये मुंह में होगा ना, तभी वो आंसर में तुरंत आ पाएगा। आप ना जैसे कोई आंसर सोचो ना, तो आप सोचो कि मुझे डाटा डालनी है भाई, मुझे अपने आंसर में 4-5 डाटा डालनी है, ठीक है। और आप कहोगे कि सर आप जो ये बता रहे हो इसका क्या यूज़ है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा हूँ कि जो अननेसेसरी है। मैंने कहा ना, ये क्रीम है जो मैंने अप्लाई किए आंसर में, जो मैंने खोज के एक जगह रखे हैं, क्योंकि ये यूज़ करने लायक है, ठीक है। देखो, डाटा फैक्ट्स पे तो भाई 100 पेजेस के मार्केट में मटेरियल है यार, लेकिन वो ह्यूमन माइंड याद थोड़ी ना कर सकता उसको, 100 पेज के डाटा फैक्ट्स को। लेकिन ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इतना ही ज़रूरी है, इतना मैं दे रहा हूँ, इतना ही अगर आप यूज़ कर लिए ना भाई साहब, तो बहुत है, ठीक है। ये आपको 5-10 मिनट रोज़ देनी है इसको याद करने। उसके बाद कई बार कंक्लूज़न में, जैसे विक्टर हुगो है ना, बहुत जगह
जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मैंने अपना जो बनाया था वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विक्टर ह्यूगो ने बोला था कि दोज आइडिया whose time has can't be resisted, है ना। कभी इंडिया के बारे में, इंडिया के ट्रेजेक्टरी के बारे में बात हो, इंडिया की स्टैंडिंग के बारे में बात हो, या कोई चीज़ ऐसा हो, है ना, तो वहाँ पे कंक्लूज़न में आप ये डाल सकते हो, ये लाइन आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, है ना। उसके बाद कई बार ना, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पे, तो इस पे ना OECD का डेफिनेशन आप दे सकते हो। ये हमने आपको शायद लिखवाया भी था, क्या था, इट इज़ डिफाइंड एज द इकोनॉमिक ग्रोथ that is evenly dispersed across the society and generates opportunity for everyone। ये आप जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे आए तो ये, और कई बार आपको पता है आप इसी लाइन के जो कुछ वर्ड्स हैं ना, इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। भाई हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इस तरह से हो कि वो पूरी सोसाइटी में बटी रहे। हम सरकार, हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी सबको मिले, तो ये कंक्लूजन में भी आ सकता है, इंट्रो में भी आ सकता है। कभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे पूछे तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन बना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किसको किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला कुछ डिसास्टर्स को लेकर के है। देखो हमारे यहाँ पे जो है ना, अर्थक्वेक जो है 59% एरिया वर्नेबल उनको लेके, ड्राउट को लेकर के 68% है ना, साइक्लोन को लेकर के 8% है, और लैंडस्लाइड्स को लेकर के हमारे यहाँ पे 13% के पास है। और इसके साथ साथ जो हमारा कोस्ट लाइन है ना, वो 76% जो एरिया है ना, वो कमज़ोर है, वर्नेबल है, किसको लेकर के, साइक्लोन को लेकर। ये डाटा आप याद रखना डिसास्टर को लेकर, ठीक है। चलो अब कुछ मैं आपको अच्छा सा देता हूँ। देखो अब जो मैं दे रहा हूँ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1% अगर आप इंक्रीज़ करते हो फूड प्राइसेस में, इन्फ्लेशन होता है अगर 1% मान के चलो, फूड प्राइसेस में 1% के अगर इंक्रीज़ होता है, तो इससे जो 10 मिलियन पीपल है ना, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। समझ रहे हो। अब सोचो, आइए किसका कहना है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये वर्ल्ड बैंक की बात, ये वर्ल्ड बैंक का कहना। अब सोचो इस डाटा को अगर आपने यूज़ कर दिया, चाहे वो इंट्रो में हो, बॉडी में हो, कहीं पे, क्या इम्पैक्ट डालेगा कि एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, क्या 1% इंक्रीज इन द फूड प्राइसेस लीड्स टू 10 मिलियन पीपल, क्या 10 मिलियन पीपल दे आर थ्रोन इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड। सोचो, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद दूसरा, अगर 1% इंक्रीज होती है करप्शन में, अब मुझे करप्शन लिखने नहीं आ रहा है क्या, करप्शन में, ठीक है, तो 1.6% इंक्रीज हो जाती है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि मान के चलो अगर करप्शन में 1% की बढ़ोतरी होती है ना,
तो सरकार का जो खर्चा हो जाता है ना, वो 1.6% ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये एक रेपरकेशन है करप्शन बढ़ने का, है ना। सोचो अगर ये 1.6% जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ड्यू टू करप्शन, अगर ये ना हो तो ये पैसा कहीं अच्छी जगह लग सकता है कि नहीं लग सकता। अच्छा, तीसरा, अगर मान के चलो आपने ये 1% वाला कुछ दे रहा हूँ आपको, 1% इंक्रीज करते हो आप एजुकेशन में, ठीक है, तो इससे हमारे जीडीपी में कितना परसेंट की बढ़ोतरी होगी पता है? 0.9% इंक्रीज होगा इन जीडीपी ग्रोथ। बाप रे, सोचो अगर आपने एजुकेशन में 1% इंक्रीज कर दी ना स्पेंडिंग, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 0.9% से बढ़ जाएगा, लगभग ये भी 1% से बढ़ जाएगा। और अगर 1% आपने इंक्रीज कर दी 1% इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट, समझो सिर्फ 1% इंक्रीज होने से लिटरेसी रेट 0.3% इंक्रीज हो जाएगा इन जीडीपी ग्रोथ। अब बोलोगे सर ये किसका बोलना है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया का बोलना है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी बोलो। अच्छा नेक्स्ट, चलो भैया नेक्स्ट। अच्छा, इन्वायरमेंट को लेकर कुछ बताता हूँ। अगर मान के चलो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है ग्लोबल टेम्परेचर में, तो इससे क्या होगा पता है? 12% डिक्रीज हो जाएगा इन ग्लोबल जीडीपी। सोचो यार कितना बड़ा नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग का। 1% 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है ना अर्थ का, तो पूरे वर्ल्ड जीडीपी को, ग्लोबल जीडीपी को 12% का झटका लग सकता है। ये कौन बोला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बोलना है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है ग्लोबल टेम्परेचर में, मान के चलो, तो 2.3 मीटर इंक्रीज हो जाएगा सी लेवल। समझ रहे हो, है ना? सी लेवल कितना बढ़ जाएगा? 2.3 मीटर। अब ये 2.3 मीटर बढ़ने से कितने कोस्ट लाइन और कितने जो आइलैंड वगैरह कंट्री वगैरह सब हैं एरिया, वो सब सबमर्ज हो जाएंगे, है ना। अच्छा, नासा की रिपोर्ट ये बोलती है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है ग्लोबल टेम्परेचर, तो इससे 37% जो अर्थ है ना का जो पॉपुलेशन है, अर्थ पॉपुलेशन, वो सीवियर हीट वेव को फेस करेगा। ये नासा की रिपोर्ट बोलती है, ठीक है, याद रखोगे इसको। चलो एक और डाटा दे दूं। एक डाटा और देता हूँ। अगर वैसे तो ये मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाता है अगर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, तो इससे क्या होगा? इससे होगा 20% डिक्रीज इन कार्बन इमिशन। कौन बोलता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, MNRE, ठीक है जी। इतना आप याद रखो। इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड 3-4 बताया मैंने आपको, ये यूज़ करनी है, ठीक है। बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे इस पे, आपको ये यूज़ करनी है आज। उसके बाद सिक्योरिटी को लेकर के बताता हूँ, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर 1% इंक्रीज होता है साइबर क्राइम इन इंडिया, तो इससे लगभग सरकार को कितने का लॉस हो सकता है पता है? लॉस ऑफ अराउंड 8,000 करोड़ से लेकर के
13,000 करोड़, बाप रे। समझो अगर 1% साइबर क्राइम भारत में इंक्रीज़ होता है तो सरकार को इससे 8,000 से लेकर के, सरकार क्या, हम भाई हम लोग का, सरकार के पास पैसा क्या, हमारा है, तो 8,000 से लेकर के 13,000 करोड़ का लॉस होगा सिर्फ 1% अगर साइबर क्राइम इंक्रीज होती है तो। और एक बात और बताऊं, 1% अगर इंक्रीज होती है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना, इससे क्या होगा, 2% हमारा जीडीपी डाउन हो जाएगा। सोचो, है ना। हाँ जी, बोलिए। और कुछ इकोनॉमी पे बता देता हूँ आपको। 1% अगर इंक्रीज होती है एम्प्लॉयमेंट में, मान के चलो अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट में 1% का बढ़ोतरी करती है तो इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ेगा पता है, 0.6% जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। कौन बोलता है ये, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यूज़ करना है अपने आंसर में। अगर 1% इंक्रीज़ होता है, मान के चलो बिहार में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इससे हमारा जीडीपी 1.1% जीडीपी बढ़ जाएगा। और एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ आपको, अगर 1% हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंक्रीज़ कर दी, इससे हमारा 2 से लेकर के 4% क्रॉप यील्ड में इजाफा होगा एंड फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी 2 से 4%। इसका बोलना होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इतना याद रखोगे आप। हाँ जी, अच्छा ये R&D वाला एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बता देता हूँ। हेल्थ पे हम कितना करते हैं एक्सपेंडिचर, 2%, एजुकेशन पे 3%, और ओवरऑल और R&D पे कितना पड़ते हैं, 0.8%। याद रखना इसको, है ना। चलो और कुछ, अच्छा मैं सोच रहा हूँ क्या आपको कुछ जो SDG है ना वो आप याद रख लो। शायद मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, शायद, आई थिंक लगता है कुछ SDG वो याद रख लो आप। ठीक है, क्योंकि इसको कंक्लूज़न में या बाकी जगह आंसर्स में भी लिखना इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि SDG हम वी आर कमिटेड टू द SDG भाई। UN का जो SDG है उसके लिए हम कमिटेड है, तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको ना इधर उधर से बताता हूँ, अगर सीरियल वाइज बताऊँगा तो वो चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इधर उधर से बताता हूँ जो ज़रूरी है। तो पहला तो है 5, उसके बाद 10, 11, 12, 14, 15, 17, याद रखो। 5 हमारा है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के। ठीक है, 10 डबल है, तो ये अगर जेंडर इक्वालिटी है ना तो ये इन इक्वालिटीज़ को लेकर के है। ये इनइक्वालिटीज जेंडर वाला नहीं है, इनकम वाला है। ठीक है, 11 है आपका कि हमारा सिटीज़ होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज़ और वहाँ के कम्युनिटीज़ भी। फिर 12 हम जो खाना पीना खाते हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन होता है, वो रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 14 है लाइफ जो है ना बिलो वाटर है उसको लेकर के, और लाइफ ऑन लैंड है। और 17 है कि भाई पार्टनरशिप करना पड़ेगा ना ये सबको अचीव करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल।
ठीक है। ये कितना हुआ 5 जेंडर इक्वालिटी, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 11 में सिटीज़ वगैरह को है, 12 में कंजप्शन प्रोडक्शन को लेकर के है, 14 में बिलो वाटर, 15 में ऑन लैंड, 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, इतने याद रखोगे। उसके बाद कुछ और है, 1 2 3 4 13 16। 1 में है आपका 0 पॉवर्टी, 2 में आपका है 0 हंगर, 3 में आपको हेल्थ को लेकर के है ना, गुड हेल्थ वेलबींग, चौथा में एजुकेशन को लेकर के। अब कैसे देखो, जब पॉवर्टी नहीं रहेगी तो लोग भूखे नहीं रहेंगे, है ना। और जब लोग भूखे नहीं रहेंगे तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, और जब हेल्थ भी अच्छा हो गया, खाना भी मिल गया, तो अब उसको एजुकेशन दो, है ना। और जैसे आपने एजुकेशन दिया तो अगला 5 में हमको क्या बताए थे, जेंडर इक्वालिटी आएगी भाई। समझ रहे हो। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। 13 में क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, देखो इसका बहुत यूज़ है, बार बार यूज़ कर सकता हूँ। इसके 16 में है पीस, जस्टिस, और जो इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं कि इजराइल बोल रहा है यूएन के जनरल सेक्रेटरी को, अगर आप इधर आए तो आपको जेल में भर देंगे। इंस्टीट्यूशन, वीक इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। बाकी मैं आपको दूसरे क्लास में दूंगा। आई होप इसको ना पहले इतना याद करो आप, इतना याद करके आप आंसर्स में डालना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर दूसरा हम इसके लिए ला देंगे आपके लिए मास्टर क्लास। ठीक है, चलो आप लोग मन लगा के पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और जो भी हमारे तरफ से बैकलॉग रह रहे हैं मॉडल आंसर्स, यार मॉडल आंसर डेवलप करने में दिमाग खराब हो जाता है यार। ठीक है, बट कोई नहीं, समय लगता है, बट कोशिश कर रहे हैं, जल्दी दे देंगे आपको। ठीक है, भले देखो अभी हमारी तरफ से लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, बट ऑनेस्टली फील ये मैं आपको कहूँगा, मैंने शुरू में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है कि यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत समय लगता है आप लोगों में, बहुत समय लगता है। भले वो आपको दिखता है कि नहीं दिखता, मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत समझते हैं हमें, और उनको पता होता है कि एक इंडिविजुअल, एक अकेले आदमी को एक मेंस का प्रिपरेशन करवाना एक छोटी मोटी बात है नहीं। हम सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करवाने आए नहीं थे। ठीक है, हम मेंस का भी करवाते हैं, प्रीलिम्स का भी करवाते हैं, फुल फ्लेज्ड करवाते हैं। ठीक है, तो समय लगता है, और अकेला बंदा हूँ, तो थोड़ी बहुत हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर डिले होती हैं यार, और मुझे पता है आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हो। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अभी जो भी मॉडल आंसर मेरा बचा हुआ है बाकी चीज़ों का, वो मैं जल्दी ला दूँगा आपका। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा हाँ, इसके बाद हम जल्दी ही ब्लेज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ना, जिनके टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत इशू होता है ना, वो फिक्स करेंगे। चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।